हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं जो यहाँ पर कराऊंगा चंपावत जनपद का पार्ट 3 कराऊंगा। पार्ट कराऊंगा मैं यहाँ पर आपको, जिसमें मैंने आपको पार्ट 2 पहले ही करा चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का जो इसमें रहेगा, इससे आगे का जो मैं आपको कराऊंगा, तो मैंने आपको पार्ट 2 में यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कि एबट माउंट तक कंप्लीट करा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी कि रीठा मीठा साहब गुरुद्वारा। तो रीठा मीठा साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? यह है चंपावत से 72 किलोमीटर दूर स्थित। तो आपके पास प्रश्न यही आएगा कि रीठा मीठा साहब कहाँ पर स्थित? तो रीठा मीठा साहब कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि लोधियों तथा रतिया नदियों के संगम पर स्थित है। तो रीठा मीठा साहब किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यह किस नदी के मध्य में स्थित है? तो लोधिया और रतिया नदी के संगम पर स्थित है। कौन क्या है वहाँ पे? रीठा मीठा साहब गुरुद्वारा। फिर रीठा मीठा साहब का पूर्व नाम गोड़ा मेहता या गोड़ पिता था। तो मतलब क्या था यहाँ पे? अब वर्तमान में इसका क्या नाम है? मीठा रीठा साहब है। और पहले इसको क्या नाम दिया गया था? पहले इसको जो नाम देते थे, पूर्व नाम, मतलब काफ़ी समय पहले इसको चौड़ा मेहता या चौड़ा पिता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? चौड़ा मेहता या चौड़ा पिता भी कहा जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा की थी। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि उत्तराखंड में गुरु नानक देव ने किस स्थान की यात्रा की थी? तो किस स्थान की यात्रा की थी? चंपावत स्थान की यात्रा की थी, जो रीठा मीठा साहब गुरुद्वारा जहाँ पर स्थित है। तो चंपावत जनपद की इन्होंने वो यहाँ पर यात्रा भी की थी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि गुरुद्वारे का निर्माण कब कराया गया? तो गुरुद्वारे का निर्माण कब कराया गया? मीठा रीठा साहब गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में कराया गया। तो कब कराया गया? यहाँ पर 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। फिर नेक्स्ट आएगा कि गुरुद्वारे के प्रांगण मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सामने खुला हुआ पड़ा रहता है उसमें। ठीक है। तो प्रांगण में मीठे रीठे के वृक्ष लगे हैं। तो मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, या जिसको हम एक तरीके से आंगन भी बोलते हैं, तो प्रांगण आंगन। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुद्वारे के प्रांगण में किसके वृक्ष लगे हुए हैं? तो मीठे रीठे के वृक्ष लगे हुए हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेपियंस एमारा जिनेतस। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? मीठे रीठे वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेपियंस एमारा जिनेतस। ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसलिए इसका नाम रीठा मीठा साहब पड़ा। सॉरी, मतलब साहिब पड़ा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रीठा मीठा साहिब इसका नाम पड़ा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुरुद्वारे का निर्माण, मीठे रीठे साहिब का गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ? 1960 में हुआ था। और फिर यहाँ से एक प्रश्न ये भी बना कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा कब की? तो कब की? सॉरी, वो किस स्थान, उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की? तो किस स्थान की थी? चंपावत जनपद की यहाँ पर की थी। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी। फिर नेक्स्ट है कि गोरखनाथ के शिष्य घेरनाथ का मंदिर गुरुद्वारे के साथ मिलकर बनाया गया है। तो गोरखनाथ के शिष्य घेरनाथ का मंदिर गुरुद्वारे के साथ ही मिलकर बनाया गया। मतलब यहाँ पे क्या? गोरखनाथ के शिष्य का क्या नाम था? घेरनाथ। उनके एक शिष्य का क्या नाम था? यहाँ पर घेरनाथ था। तो उन्हीं का एक मंदिर भी बनाया गया है। जब ये गुरुद्वारा बनाया गया 1960 में, तभी इसी गुरुद्वारे के साथ साथ भी यहाँ पर घेरनाथ का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया था। तो हमारे जो मीठा रीठा साहब के यहाँ से जितने भी पर्सन निकलेंगे, वो आपको मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। फिर मैं बात करता हूँ गोरखनाथ की धुनी। आपके पास प्रश्न आएगा कि गोरखनाथ की धुनी किस स्थान पर स्थित है? तो गोरखनाथ की धुनी कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। तो आपको सभी प्रश्न यहाँ से क्लियर होने चाहिए कि गोरखनाथ की धुनी कहाँ पर स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। तो गोरखनाथ की धुनी चंपावत जनपद में स्थित है। गुरु मत्स्य इंद्रनाथ
या जिनको भी हम बोलते हैं मच्छेंद्रनाथ भी, इनको कुछ लोग क्या बोलते हैं, मच्छेंद्रनाथ भी बोलते हैं और मत्स्येंद्रनाथ भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि त्रिजुगी धुना मंच भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा गया है, गुरु मत्स्येंद्रनाथ को यहाँ पर उत्तराखंड में त्रिजुगी धुना मंच, तो त्रिजुगी धुना मंच भी किसे कहा गया यहाँ पर, गोरखनाथ की धुनी में कौन थे, गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ थे। ठीक है, तो कि गुरु मच्छेंद्रनाथ को क्या कहा गया है, यहाँ पर त्रिजुगी धुना मंच कहा गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि काली नदी के किनारे स्थित, तो यहाँ पे जो गोरखनाथ की धुनी है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, काली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लगभग 252 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी कौन से, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि श्यामला ताल, तो श्यामला ताल कहाँ पर स्थित, श्यामला ताल भी हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित, जो चंपावत जनपद से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से यही आएगा कि श्यामला ताल कहाँ पर स्थित, तो श्यामला ताल कहाँ पर स्थित, चंपावत जनपद में स्थित है। फिर इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताऊँ कि इस झील के निकट ही स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ पे यह आएगा कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित, चंपावत जनपद में स्थित है। या फिर आपके पास यहाँ से ये आ जाए कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट स्थित, तो किस ताल के निकट स्थित है, श्यामला ताल के निकट स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पर श्यामला ताल झूला मेला हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन सा ताल, मतलब झूला मेला हेतु प्रसिद्ध ताल है। प्रश्न आपके पास यहाँ से इस तरीके से बना, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार अपनी वीडियो में बताया कि आपको प्रश्न भी निकालने आने चाहिए। उत्तराखंड के किस स्थान पर झूला मेला हेतु प्रसिद्ध ताल है, तो किस स्थान पर है, चंपावत के श्यामला ताल। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने आपको बनाकर बताया है कि यहाँ पे निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान पर झूला मेला हेतु प्रसिद्ध ताल है, तो कौन सा वो प्रसिद्ध ताल कौन सा, यहाँ पर श्यामला ताल प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि श्याम मतलब नीले रंग की ताल के कारण इसको क्या कहा गया है, श्यामला ताल कहा गया है। नीले रंग के मतलब यहाँ पे जो इस जल में इस जो यहाँ पर इस नदी का जल है, इस ताल का जल है, वो किस तरह का है, उसका रंग कैसा दिखाई पड़ देता है, यहाँ पर हमें नीले रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसी नीले रंग के कारण ही इसको श्यामला ताल भी कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आदित्य देव मंदिर, तो आदित्य देव मंदिर कहाँ पर स्थित है, आदित्य देव मंदिर यहाँ पर चंपावत में ही स्थित है। और रमक गांव, चंपावत में एक गांव का नाम पड़ता है रमक, तो रमक गांव में स्थित है। तो रमक गांव में स्थित है कौन सा मंदिर है, आदित्य देव मंदिर, रमक गांव चंपावत में स्थित है। यहाँ पे क्या था कि यह आदित्य देव मंदिर किसने बनवाया था, रुद्रचंद ने बनवाया था। तो आदित्य देव मंदिर किसने बनवाया, यहाँ पर रुद्रचंद ने बनवाया, और ये लोहावती नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, आदित्य देव मंदिर लोहावती नदी के तट पर स्थित है या उद्गम क्षेत्र पर स्थित। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आएगा कि आदित्य देव मंदिर किस चंद राजा ने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, रुद्रचंद ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास देवीधुरा, देवीधुरा कहाँ पर स्थित है, काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ कि देवीधुरा कहाँ पर स्थित, तो देवीधुरा हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो कुमाऊं के तीनों जिलों के मध्य मतलब बीच में देवीधुरा एक ऐसा स्थान है जो अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत को एक दूसरे से जोड़ता है। जो इनकी रेखाएं, सीमाएं हैं, ये क्या है, एक दूसरे को जोड़ती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो हमारे पास अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत है, एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ना काम करते। और यहाँ पे आपने देखा है कि कुमाऊं के तीनों जिलों के मध्य कुमाऊं के 3 जिलों के मध्य में देवीधुरा ही एक ऐसा स्थान है जो इन तीनों जिलों की सीमा को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा इसमें कि देवीधुरा बाराही धाम नाम से प्रसिद्ध है। तो देवीधुरा मतलब देवीधुरा को आज वर्तमान में देवीधुरा बाराही धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपके पास वहाँ देवीधुरा आ जाए या आ जाए वहाँ पे देवीधुरा बाराही धाम। तो देवीधुरा बाराही धाम कहाँ पर स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है, और देवीधुरा भी हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि देवीधुरा का प्रसिद्ध बाराही देवी मंदिर की यहाँ पे हम बात करेंगे। बाराही देवीधुरा का प्रसिद्ध बाराही देवी मंदिर जिसको नाम दिया गया
बाराही देवी मंदिर के कारण ही इस स्थान को बाराही धाम कहा गया है। जैसा नाम होगा उसको तो वहाँ पे हम उसी नाम से भी बुलाएंगे या उसको उसी नाम से वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि पहला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि उसको बाराही देवी मंदिर होने के कारण उस स्थान को क्या कहा गया, बाराही धाम कहा गया है, ठीक है। तो उसका नाम वहाँ पर क्या पड़ गया, बाराही धाम नाम पड़ गया। फिर रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कोतिक मनाया जाता है। आषाढ़ी कोतिक में यहाँ पे मेला, इस मेले भी यहाँ पर इस देवी धुरा के पास मेले भी यहाँ पर आयोजित होते हैं। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि देवी धुरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर है, बाराही देवी मंदिर। रक्षाबंधन के अवसर पर निम्न में से क्या मनाया जाता है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे जिसमें से आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा। तो आषाढ़ी कोतिक मनाया जाता है यहाँ पे। और फिर देवी धुरा में क्या लगता है, बग्वाल मेला भी और पाषाण युद्ध मेला भी देवी धुरा में ही लगाए जाते हैं। देवी धुरा चंपावत देवी धुरा में ही लगाए जाते हैं। तो बग्वाल मेला देवी धुरा में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। और पाषाण युद्ध मेला भी यहाँ पर देवी धुरा में आयोजित भी किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न भी यहाँ से क्लियर हो गए। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे पाषाण युद्ध का आयोजन बग्वाल मेले में आयोजित होता है। तो पाषाण युद्ध का आयोजन किस मेले में आयोजित होता है, पाषाण युद्ध। पाषाण युद्ध का आयोजन हमारे पास जो चंपावत में मेला लगता है बग्वाल मेला, तो बग्वाल मेला देवी धुरा चंपावत में आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इस मेले में कि पाषाण युद्ध का जो मेला है, तो पाषाण युद्ध के मेले में हमारे पास मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर 2 गुटों में पत्थरों की यहाँ पे पत्थरबाजी की जाए, 2 गुटों में यहाँ पर पत्थरबाजी की जाए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर पाषाण युद्ध को इसलिए इसका नाम भी दिया गया, पाषाण युद्ध भी इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 2 गुटों में पत्थरों का आयोजन भी किया जाता है क्योंकि एक गुट दूसरे गुट को पत्थर फेंक कर मारते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी यहाँ से मान्यता में मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि पाषाण युद्ध खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में लिखा है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आएगा कि पाषाण युद्ध खेल के बारे में निम्न में से जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है। तो जिम कॉर्बेट ने किस पुस्तक में लिखा है, यहाँ पे मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में लिखा है। फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ 2 शिलाएं, एक रणि शिला है और एक बाराही शिला स्थित है। तो यहाँ पे पाषाण युद्ध मतलब देवी धुरा में कौन 2 शिलाएं हैं यहाँ पे कि 2 शिलाएं यहाँ पे, एक रणशिला और एक बाराही शिला, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहाँ पर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ भूरी ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि उत्तराखंड में किस स्थान पर भूरी ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाते हैं। तो भूरी ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, वो हमारे पास देवी धुरा चंपावत में ही पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि बाराही धाम को पूर्णागिरि का ही एक पीठ कहा जाता है। पूर्णागिरि का एक पीठ इसको माना जाता है, किसका, बाराही धाम को पूर्णागिरि का एक पीठ माना जाता है, जहाँ चंपा देवी व ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं में 12वीं सदी में द्वारा कराई गई थी। तो चंद राजाओं द्वारा यहाँ पे कब कराई गई थी, 12वीं सदी में कराई गई थी। तो आप ध्यान से इसको लाइन को पढ़िए कि बाराही धाम को क्या कहा गया है यहाँ पे, या किस नाम से जाना गया यहाँ पे कि बाराही धाम को पूर्णागिरि का एक पीठ कहा गया है। तो पूर्णागिरि का यहाँ पर एक पीठ कहा गया। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ही आया कि बाराही धाम को किस पीठ के नाम से जाना जाता है। तो पूर्णागिरि पीठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि चंपा देवी और ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा जो है यहाँ पर चंद राजाओं ने करवाई थी, और वो कब करवाई थी, 12वीं शताब्दी में करवाई थी। फिर यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा चंपावत जनपद के अन्य मंदिर। तो चंपावत जनपद के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके पास बनखंडी महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित, चंपावत जनपद में ही स्थित है। चोगू देवता मंदिर भी चंपावत जनपद में स्थित है। झूमा देवी मंदिर, झूठा देवी मंदिर, बयानधुरा बाबा मंदिर, बावड़ी नोला, मकरमुख मंदिर, ठीक है, मकरमुख मंदिर या मकरू मुखधारा। तो ये सभी के सभी मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको यहाँ पे सभी मंदिर को जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर रहेंगे, ठीक है, तो आपको वो भी यहाँ पर याद होने चाहिए क्योंकि मंदिर भी यहाँ से पूछ ले जाए। जैसे कि आपके यहाँ पे विवेकानंद आश्रम के बारे में
यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो विवेकानंद आश्रम हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सुई का सूर्य मंदिर। तो सुई का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, सुई का सूर्य मंदिर भी हमारे पास यहाँ पर चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि खेती खान सूर्य मंदिर। तो खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, खेती खान सूर्य मंदिर भी हमारे पास यहाँ चंपावत जनपद में ही स्थित है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी सूर्य मंदिर है तो ये सभी के सभी किसने इनका निर्माण कराया, चंदों ने इनका निर्माण कराया था। जो जितने भी हमारे पास उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर, सूर्य से संबंधित मंदिर हैं, वो हमारे पास सूर्य से और नाग से जितने भी संबंधित मंदिर हैं वो हमारे पास सभी के सभी निर्माण किन के कार्यकाल में होंगे, चंदों के कार्यकाल में हुए होंगे। तो ऐसी यहाँ पर मान्यता भी है। फिर यहाँ पे कुछ और भी मंदिर हैं, जैसे कि हमारे पास इधर मल्लाडेश्वर महादेव मंदिर, हरेश्वर महादेव मंदिर, तारकेश्वर, कोटवी देवी मंदिर, देवीधार मंदिर। तो ये काफ़ी सारे मंदिर जो है यहाँ पर हमारे पास सभी के सभी चंपावत में ही स्थित है। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोहावती नदी के तट पर की ऋषि शिखर या ऋषेश्वर मंदिर। तो ऋषि शिखर या ऋषेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा कि घटकू मंदिर। घटकू मंदिर मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ कि जैसे कि नरसिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है, नरसिंह मंदिर भी हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। एबट पर्वत कहाँ पर स्थित है, एबट पर्वत भी हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। अखिल तारिणी मंदिर। तो अखिल तारिणी मंदिर कहाँ पर स्थित है, लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। तो अखिल तारिणी मंदिर कहाँ पर स्थित है, लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ और इससे आगे बताऊंगा कि खेती खान का सूर्य मंदिर के बारे में आपको। तो खेती खान का सूर्य मंदिर जो है यहाँ पे चंपावत जनपद में स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था खेती खान के सूर्य मंदिर का, किसने कराया था, भारती चंद ने। तो भारती चंदों में किसने कराया था, भारती चंद ने खेती खान के सूर्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया था। इसी के पास त्योनरा देवता का मंदिर भी स्थित है। तो त्योनरा देवता का मंदिर भी किसके पास, किस मंदिर के पास स्थित है, खेती खान के सूर्य मंदिर के पास ही यहाँ पर स्थित है। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गुमदेश। तो गुमदेश कहाँ पर है, प्रश्न आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि गुमदेश स्थित है। सिर्फ यही आ सकता है कि गुमदेश स्थित है। तो गुमदेश स्थित है कहाँ पर, चंपावत में ही स्थित है। तो हमें वहाँ पे जगह, जितने वहाँ पे जगह है, स्थान है, उनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा मतलब वहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कहीं से भी हमारे पास जो वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सन वहाँ से निकलते हैं हमारे पास, जो वहाँ के कुछ मुख्य गांव होते हैं, तो वो भी यहाँ पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो गुमदेश कहाँ पर स्थित है, गुमदेश चंपावत जनपद में स्थित है। यहीं पर गुणकोट का किला स्थित है। कहाँ, कौन सा किला स्थित है, तो प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा कि गुणकोट का किला कहाँ पर स्थित है। तो गुणकोट का किला कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि शिला देवी, यह एक धार्मिक चंपावत में स्थित है। तो शिला देवी कहाँ पर, शिला देवी धार्मिक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो शिला देवी धार्मिक स्थान कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। गबियोरी गुफा या गबोरी गुफा, ये भी कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि चौरासी गुफा। तो चौरासी गुफा कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है, जो बितियाकोट गांव में स्थित। तो चंपावत जनपद में एक गांव पड़ता है बितियाकोट, तो बितियाकोट ग्राम में पड़ता है। तो चौरासी गुफा कहाँ पर स्थित, चौरासी गुफा चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि सिद्धनाथ गुफा। तो सिद्धनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित। तो सिद्धनाथ गुफा भी आपके पास कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में यहाँ पर स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव मंडी। ठीक है। तो ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव मंडी, तो ये चंपावत में शारदा नदी के किनारे स्थित है। इसमें क्या, टनकपुर और नेपाल के संगम पर स्थित। तो टनकपुर में स्थित है ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित। तो प्रश्न आपके पास सिर्फ यहाँ से यही आएगा
कि ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर चंपावत जनपद में स्थित है। फिर बनखंडी स्थल, तो बनखंडी स्थल भी हमारे पास चंपावत में स्थित है, चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। तो बनखंडी स्थल कहाँ पर है, चंपावत और उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारा आद्यशक्ति पीठ मात्र का आश्रम। तो आद्यशक्ति पीठ मात्र का आश्रम कहाँ पर स्थित है, हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। इस शारदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में इसकी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो आद्यशक्ति पीठ मात्र का आश्रम की स्थापना कब की गई थी, 1997 में इसके आश्रम की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि परशुराम घाट, तो परशुराम घाट कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है सिद्धनाथ बाबा मंदिर, तो सिद्धनाथ बाबा मंदिर कहाँ पर है, हमारे पास चंपावत में ही स्थित है और सिद्धनाथ पर्वत पर स्थित है, जो कि शारदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पंचमुखी मंदिर, तो पंचमुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, पंचमुखी मंदिर हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। तो पंचमुखी मंदिर कहाँ पर है, चंपावत जनपद में हमारे पास स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि जागुली भागुली देवता, तो जागुली भागुली देवता कहाँ पर है, जागुली भागुली देवता हमारे पास जो मंदिर है इनका चंपावत जनपद में ही स्थित है और गंगोल पट्टी में इनकी पूजा की जाती है। तो गंगोल पट्टी में इनकी पूजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गंगोल पट्टी में ये इस देवता का मंदिर स्थित, तो गंगोल पट्टी में इन देवता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि सेनापति का बौद्ध स्तूप, तो सेनापति का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, हमारे पास चंपावत में स्थित है, लेकिन जो इसकी मेन लोकेशन है वो है हमारे पास चंपावत में वयानधुरा जंगल। तो वयानधुरा जंगल पड़ता है चंपावत जनपद में, तो वहीं पर स्थित है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भरहूत सांची स्तूप के समय बौद्ध स्तूप बनाया गया था, मतलब सांची स्तूप के समान, जैसा हमारे पास सांची स्तूप है इसी तरह बौद्ध स्तूप के समान ही इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ फटकशिला एडी देवता, फटकशिला एडी देवता को समर्पित मंदिर है। तो फटकशिला एडी देवता को समर्पित कौन सा मंदिर है, यहाँ पे बौद्ध स्तूप मंदिर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट रहेगा कि झालीमाली देवी, तो झालीमाली देवी कहाँ पर स्थित है, चंपावत में ही स्थित है, चंपावत की फंगार पहाड़ी पर स्थित है। तो फंगार पहाड़ी पर यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे कहा गया है कि रीत राजाओं की कुल देवी, तो रीत राजाओं की कुल देवी कौन थी, तो रीत राजाओं की कुल देवी कौन थी, यहाँ पर झालीमाली देवी। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराऊंगा और मैं अगली वीडियो में आपको इससे आगे का जितना भी रहेगा वो भी आपको मैं धीरे धीरे पार्ट में आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हम उत्तराखंड के अलावा आपको सभी विषयों में जितने भी हमारे पास हिंदी भी है और उत्तराखंड तो आपका चल ही रहा है, हिंदी हो गई, उत्तराखंड होगी, जियोग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, यहाँ पे सब कुछ आपको धीरे धीरे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।